नमस्ते दोस्तों, मैं एएमजी की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शंकर लाल जाट ज्योग्राफी की क्लासेस लेके आया हूँ। मैं आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की मिट्टी या राजस्थान की सोयल, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियों की अगर चर्चा करेंगे अपन, मिट्टियों की बात करते अपन लोग तो मिट्टी भूपृष्ठ पर, मिट्टी की अगर परिभाषा देखें अपन तो भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर स्थलमंडल का, भूपृष्ठ पर स्थलमंडल का, भूपृष्ठ पर स्थलमंडल का मुलायम भाग होता है, उसको क्या कहते हैं हम? मिट्टियाँ कहते हैं। या फिर पौधों को उगाने या बढ़ाने में सहायक रहती है, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के बारे में अपन देखते हैं तो मिट्टियाँ लगभग थोड़े बहुत क्षेत्र में जाकर बदल जाती है या उनमें परिवर्तन आ जाता है। आज यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे अपन तो ब्लैक मिल जाएगी, भूरी मिल जाएगी, काली मिल जाएगी, कहीं लवणीय मिल जाएगी, कहीं पर्वतीय मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो अपन को मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी का वर्गीकरण किया गया तो भूपृष्ठ पर स्थलमंड का असंगठित पदार्थ, भूपृष्ठ पर स्थलमंडल का असंगठित पदार्थ। असंगठित पदार्थ का मतलब होता है इसमें किसी प्रकार की बराबर की मात्रा नहीं रहती। असंगठित पदार्थ क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाती है। असंगठित पदार्थ अर्थात उसमें संगठन बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं अपन? मिट्टियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टियाँ कहते हैं। तो ये राजस्थान की मिट्टियों की अगर बात करें अपन, राजस्थान के मैप में देखें यहाँ पर अपन तो देखो इस प्रकार से जो मिट्टियाँ मिलेगी अपन को, ये मिट्टियाँ इस प्रकार से पाई जाएगी। देखो भैया, ये मिट्टियाँ लगभग इस प्रकार से मिलेगी अपन को। मिट्टियों की अगर अपन बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है इसमें मिलेगी अपन को शुष्क मृदा। कौन सी मृदा मिलेगी? शुष्क मृदा या शुष्क मिट्टी। इसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें अपन ये अरावली वाला क्षेत्र में तो यहाँ मिलेगी अपन को पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद में अगर अपन यहाँ देखेंगे हडोती के पठार की तरफ, यहाँ मिलेगी अपन को ब्लैक सोयल या काली मिट्टी। इसके बाद में यहाँ पर थोड़े क्षेत्र में देखें तो यहाँ लाल पीली मिल जाएगी, लाल पीली। यहाँ पर देखें तो लाल काली मिल जाएगी, लाल काली। ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़े क्षेत्र में देखिए तो यहाँ लवणीय मृदा मिल जाएगी अपन। कौन सी मृदा? लवणीय मिट्टी। तो इस प्रकार से जो मिट्टी मिलेगी लगभग यहाँ तो उस हवाओं का प्रभाव रहेगा, या पर उस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानों का प्रभाव रहेगा, या बेसाल्ट चट्टानों के शरण से जो आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा रहेगा वहाँ पर अपन को मिलेगी लाल मृदा या लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक है। तो ये राजस्थान का मैप है। इसमें शुष्क, पर्वतीय, लवणीय, लाल पीली, लाल काली और काली मिट्टी या ब्लैक सोयल अपन को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया। तो इस प्रकार की जो मिट्टी राजस्थान के मैप में देखी गई है, तो इस प्रकार की मिट्टी अपन को मिल जाएगी। अगला अगर बात करें अपन, देखो भैया मिट्टी की उर्वरक शक्ति के बारे में। उर्वरक शक्ति के बारे में एक स्केल है जिसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल की अगर बात करें अपन लोग, पीएच स्केल की अगर अपन बात करेंगे तो ये तो होता है, यहाँ पर तो होता है 7, यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है 14। अगर 7 से कम है तो अगर पीएच मान 7 से कम है तो मिट्टी मिलेगी अपन को अम्लीय मिट्टी। कैसी मिट्टी मिलेगी भैया? अम्लीय मिट्टी। और पीएच मान 7 से अधिक है तो मिलेगी अपन को
क्षारीय मिट्टी, तो कौन सी मिट्टी मिलेगी? क्षारीय मिट्टी। अगर पीएच मान 7 है, अगर पीएच मान 7 है तो मिट्टी मिलेगी उदासीन, उदासीन मिट्टी या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। कैसी मिलेगी? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। सर्वाधिक उपजाऊ, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो मिलेगी अम्लीय मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो मिट्टी मिलेगी क्षारीय मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 होगा वो मिट्टी मिलेगी अपन को उदासीन मिट्टी या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 होगा वो मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाएगी। तो ये बात किसकी हो गई? मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता और उदासीनता की बात हो गई। ये मिट्टी का पीएच, इसके लिए पीएच मान देखा जाता है, कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। उसके बारे में अगला देखते हैं। अगला कुछ इसमें देखें तो इसमें अपन को एक तो मिल जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है? मिट्टी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद में एक मिल जाएगा अपन को पोटास। पोटास, पोटास क्या करता है? एक तो चमक लाता है, चमक के अलावा ये प्रोटीन प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान, प्रोटीन भी प्रदान करता है। सल्फर, पोटास हो गया। एक होता है ह्यूमस। ह्यूमस का क्या काम है? पेड़ पौधों की, जैसे मान लेते हैं ये पेड़ पौधा है, ये पेड़ है, पेड़ पौधों की जब पत्तियां यहाँ गिरेगी, पत्तियां यहाँ ज़मीन पे गिर जाएगी इस प्रकार से, तो इसके सड़ने और गलने से, सड़ने व गलने से, सड़ने व गलने से किसका निर्माण होगा? ह्यूमस का निर्माण होगा। और जहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर पेड़ पौधे से जो पत्ती अपने ज़मीन पे गिर जाएगी, गिरने से जब बरसात के बाद में सड़ गल जाएगी, उससे जो पदार्थ बनेगा उसको क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ह्यूमस तत्व बहुत कम मिलते हैं अपने राजस्थान में। और राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टियों में एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तत्वों की क्या रहती है? कमी। ध्यान रखना, ये 3 महत्वपूर्ण तत्व है, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की क्या पाई जाती है? अपने राजस्थान या भारत की मिट्टियों में कमी मिलेगी। नाइट्रोजन की, पोटास की और फास्फोरस की, इन तत्वों की राजस्थान की मिट्टियों में कमी मिलेगी। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला चेक करते हैं अपन लोग। तो देखो भैया, देखो मेरे दोस्तों, अगला है मृदा का संगठन। मृदा का संगठन, अगला बात कर दें मृदा का संगठन की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं मृदा का संगठन किस प्रकार बना हुआ है। तो मृदा का संगठन लगभग 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। पहला है खनिज तत्व। पहला कौन सा है? खनिज तत्व। खनिज तत्व की अगर बात करें 40 से 45%, 40 से 45% मिट्टी में खनिज तत्व मिलेंगे। 40 से 45% मिट्टी में क्या मिलेंगे? खनिज तत्व। उसके बाद में वायु, वायु का मतलब हो गई हवा, लगभग 25%। कितना मिलेगी? 25% वायु हवा मिलेगी। उसके बाद में इसमें जल कितना मिलेगा? जल भी लगभग कितना मिलेगा? 25%। और इसके बाद में एक छोटी सी बात और है, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक की अगर अपन बात करें 5 से
10% क्या मिलेंगे, कार्बनिक यौगिक। ध्यान रखना, मृदा का संगठन, संगठन का मतलब होता है मृदा कितने तत्वों से बनी हुई है या कितने एलिमेंटों से बनी हुई है, उसको क्या कहेंगे, मृदा का संगठन कहेंगे। और मृदा में, संगठन में खनिज तत्व मिलते हैं 40 से 45%, वायु या हवा मिलती है 25%, जल मिलता है 25% और कार्बनिक यौगिक मिलेंगे अपन को 5 से 10%। इस प्रकार से मृदा का ये संगठन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट ध्यान रखना इस बात का। कभी वो डायरेक्ट पूछता है मृदा का संगठन में निम्न में शामिल है या निम्न में शामिल नहीं है, तो मृदा के संगठन में खनिज तत्व, वायु, जल और कार्बनिक यौगिक शामिल है या ऑर्गेनिक एलिमेंट इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना कि मृदा का संगठन खनिज तत्व 40 से 45%, वायु या हवा 25%, जल 25% और कार्बनिक यौगिक 5 से 10% तक विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से मृदा का संगठन पाया जाता है। और देखो आगे, मृदा से महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इनके बारे में आपको अगर पता नहीं है तो आपको मृदा का टॉपिक कभी क्लियर नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला देखो भैया, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका या संस्तर, मृदा परिच्छेदिका या संस्तर, इसके बारे में वो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक प्रश्न पूछ लेता है, मृदा परिच्छेदिका या मृदा संस्तर। देखो भैया, अगला देखते हैं अपन, देखो देखो भाई, अगला देखो मृदा परिच्छेदिका। ये देखो, इसमें आ गई पहली जो लेयर होती है या परत होती है उसको कहते हैं ओ परत। इसके बाद में दूसरी हो गई ए परत, इसके बाद तीसरी हो गई बी परत और तीसरी कौन सी हो गई, सी परत। इस प्रकार से 4 परत पाई जाती है, इसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अपन मान लेते हैं यहाँ पर पेड़ उगाते हैं, ओ या कार्बनिक जो परत है या कार्बनिक लेयर है या ऑर्गेनिक लेयर है उसमें, तो कार्बनिक लेयरों की परत जब पौधे उगाते हैं अपन लोग तो उसकी जड़ें कहाँ तक जाती है, इसको मान लेते हैं जड़ें। बी लेयर तक क्या चली जाती है, सॉरी ए लेयर तक क्या चली जाती है, अपनी जड़ें चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो ये ए ओ परत है, इसमें अपन को मिलेंगे खनिज तत्व, खनिज तत्व या जीवाश्म मिल जाएंगे अपन को। क्या मिल जाएंगे, जीवाश्म। अधिकांश जड़ें मिल जाएंगी अपन को, यहाँ कौन सी क्या मिल जाएगा, अधिकांश जड़ें। यहाँ पर होती है निक्षालन की क्रिया, जिसको मैं आगे बताऊंगा, निक्षालन। और इसके बाद में यहाँ पर मिलेगी अपन को कठोर चट्टान, यहाँ पर क्या मिलेगी अपन को, कठोर चट्टान। इस प्रकार से मृदा का संगठन होता है। इस करताते मृदा की परत जमी होती है। इस प्रकार से अपनी जो मृदा बनी हुई है या लिथोस्फीयर का जो भाग है वो इस प्रकार से बना होता है, और इस प्रकार की परतों में वो क्या डिवाइडेशन होता रहता है। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन को अलग अलग, यहाँ पर कठोर चट्टानें मिलेगी, यहाँ पर निक्षालन की क्रिया होगी, यहाँ जड़ें, अधिकांश जड़ें या खनिज तत्व या जीवाश्म अपन को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अपना मृदा का संगठन बना होता है वो इस प्रकार से बना होता है। निक्षालन के बारे में आगे बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधे उगते हैं उनकी जड़ें लगभग, ये मैंने पेड़ पौधे लगा दिए, ये लो, ये मैंने पेड़ पौधे लगाने के बाद में इनकी जड़ें एक संस्तर तक आ गई है, ये संस्तर का नाम है। तो इस प्रकार से भैया ये होगी, ये क्या हो गया, परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका या संस्तर हो गया, संस्तर हो गया। इसके बाद में एक क्रिया और होती है इसमें निक्षालन की, वो देखो। मृदा का बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। और इसके बाद में अगर आपको अच्छी तरह पढ़ाया किसी ने तो इसमें से क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं बढ़ते मेरे भाई। निक्षालन की क्रिया हो गई, मान लेते हैं ये परत है, ये संस्तर हो गया, ये ओ मान लिया, ये मान लिया, ये भी मान लिया, और ये
सी मान लिया। बात हो रही है निक्षालन। निक्षालन में ऐसे मान लेते हैं ये बादल हो गए और इनसे क्या हो गई, रेन हो गई या वर्षा हो गई। ये क्या है, बादल। बादल बने या क्लाउड हो गए, ये क्लाउड्स, ये बादल हो गए हैं। यहाँ पर रेन हो गई या वर्षा हो गई और यहाँ पर जो अपन ने गोबर ओबर की खाद डाल रखी है, मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने खाद डाल दी। क्या डाल दिया, खाद डाल दी। जैसे वर्षा हो गई यहाँ पर तो प्लस में या पानी जाएगा और खाद भी जाएगा। जो खाद बने हुई है अपनी गोबर की या नाइट्रोजन जैसे और डीएपी खाद दी जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा होने के बाद में ये सारे क्या चले गए, अंदर चले गए, आराम से ये नीचे आ गई ये परत। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। निक्षालन कौन सी क्रिया कहलाती है, निक्षालन। तो पोषक तत्व प्लस जल का धरातल के अंदर जाना, धरातल के अंदर जाना निक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षालन। पोषक तत्व प्लस जल का धरातल के अंदर जाना निक्षालन कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर मतलब अंदर जाना। तो ध्यान रखना, जैसे ही अपने यहाँ बादल बन गए, बादल बनने के बाद वर्षा हो गई, वर्षा होने के बाद में जो अपन ने खाद डाल रखी है वो खाद अगर ज़मीन के अंदर चली गई और जल के साथ गई, अगर दोनों मान ले जल के साथ गई तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, निक्षालन कहलाएगी। वो क्रिया क्या कहलाएगी, निक्षालन। पोषक तत्व प्लस जल का धरातल के अंदर जाना निक्षालन कहलाता है। पोषक तत्व प्लस जल का धरातल के नीचे जाना निक्षालन कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। पोषक तत्व प्लस धरातल का नीचे जाना, धरातल के नीचे जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। ये क्रिया किसकी हो गई, निक्षालन की हो गई। इसके बाद में एक क्रिया और होती है इसके अंदर, देखो एक क्रिया और हो गई, वो देखते हैं। अगला देखते हैं अपक्षालन। अगला कौन सी है, अपक्षालन। अपक्षालन की अगर बात करते हैं अपन लोग, ये अपन ने संस्तर बना दिए। ये क्या बना दिए अपन ने, संस्तर। ये संस्तर बना दिए। संस्तर हो गया, ओ लेवल हो गया, बी ए हो गया, बी हो गया और ये सी लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आया लघु किरणों के रूप में। यहाँ पर बाष्पीकरण की क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई, बाष्पीकरण की क्रिया हो गई। और यहाँ से जल अंदर से ग्राउंड से बाहर निकल गया। यह क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षालन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षालन कहलाती है। तो पोषक तत्व प्लस जल का ऊपर आना, देखो भैया, पोषक तत्व प्लस जल का धरातल के ऊपर आना, ऊपर आना अपक्षालन कहलाता है। पोषक तत्व प्लस जल का ऊपर आना, धरातल के ऊपर आना निक्षालन कहलाता है, अपक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षालन कहलाता है। ऐसे जब गर्मी के समय में सूर्य की किरणें जब राजस्थान या भारत में मध्य में गुजरती है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग लंबवत होता है, तो यहाँ पर बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जो धरातल से नमी को सोख लेके जाती है और ऊपर चला जाता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षालन। धरातल के नीचे से पोषक तत्व प्लस जल का ऊपर आना अपक्षालन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षालन कहलाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान की मिट्टियों के ये कोई महत्वपूर्ण एलिमेंट या तथ्य या महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जिनको मैंने क्या किया, आपके साथ में शेयर किया है। ठीक है, तो AMG की यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये बातें किसकी हो गई, अपक्षालन की हो गई। अगला देखो, अगली बात करते हैं अपन, मिट्टियों की बात करें अपन राजस्थान में। पहली अगर मिट्टी की बात करें, पहली मिलेगी अपन को शुष्क मिट्टी। पहली कौन सी मिलेगी अपन को, शुष्क मिट्टी। पहली कौन सी मिलेगी अपन को, शुष्क मिट्टी।
शुष्क मिट्टी की अगर अपन बात करें, अगर इसके विस्तार की अगर अपन बात कर लेते हैं, विस्तार को देखें तो इसका विस्तार लगभग पश्चिमी राजस्थान में है। इसका विस्तार कहाँ है? लगभग पश्चिमी राजस्थान में माना गया है। इसके बाद में अगर इसके देखें, इसका विस्तार जैसलमेर में अपन को बड़ी बारीकी से मिलेगा। उसके बाद में अपन को इसका विस्तार बाड़मेर में मिल जाएगा। इसके बाद इसका विस्तार दक्षिणी गंगानगर में मिल जाएगा। इसके बाद में इसको बीकानेर में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इसका विस्तार जोधपुर में मिल जाएगा। इसका विस्तार थोड़ा बहुत पाली में भी मिल जाएगा, नागौर में भी मिल जाएगा। फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले आते हैं उन सभी में शुष्क मिट्टी या बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी भी कहते हैं इसको, बलुई मिट्टी, तो इस प्रकार का विस्तार अपन को राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो ज़िले हैं उनमें इनका विस्तार अपन को अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई पश्चिमी राजस्थान की, और पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों की बात अपन ने ये कर ली है। उसके बाद में अगर इसमें देखें तो अगर और देखो, इसके बाद में इसके कण मोटे होते हैं। कण कैसे होते हैं? इसके कणों का आकार मोटा होता है। जब कणों का आकार मोटा हो गया तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता भी क्या हो गई? कम हो गई। इसके बाद में इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या रहेगी? नमी धारण करने की क्षमता भी क्या हो गई? कम हो गई। जब इनका आकार मोटा हो गया, जब इनका आकार मोटा है तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या रहेगी? कम रहेगी। इसके बाद में अगर इसमें देखें, कैल्शियम जैसे तत्वों की इसमें प्रधानता रहती है। इसको मिटाता हूँ मैं, आगे देखो। इसके बाद में इसके प्रधानता की अगर अपन बात करें तो इसमें कैल्शियम, चूना और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की क्या होती है? प्रधानता रहती है। क्या रहती है? प्रधानता। ये एलिमेंट इसमें ज़्यादा मिलेंगे। जबकि इस बलुई मिट्टी या शुष्क मिट्टी की बात करते हैं अपन लोग, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी रहती है। तत्वों की कमी रहती है। अगर इस मिट्टी की बात करें, बलुई या शुष्क मिट्टी की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस जैसे तत्वों की क्या रहती है? इसमें कमी रहती है। इस मिट्टी में ये तत्व अपन को नहीं मिलेंगे। शुष्क या बलुई मिट्टी में ये नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद में इसके निर्माण की बात करें, उसके बाद में इसके निर्माण की अगर अपन बात करेंगे, शुष्क बलुई मिट्टी के निर्माण पवन के द्वारा स्थानांतरित से होने से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पवन के द्वारा बलुई मिट्टी का स्थानांतरण होने से इसका निर्माण होता है। देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में राजस्थान के पश्चिमी भाग में रेत का भंडार है, और यहाँ से पवन के द्वारा इस मिट्टी को यहाँ पर लाया गया। तो इस प्रकार से जो निर्माण होता है, शुष्क बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। तो पवन के द्वारा स्थानांतरण होने से बलुई मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस मिट्टी में अगर फसल की अगर अपन बात करें, अगर इस मिट्टी में फसल की अगर अपन बात करेंगे, फसल क्या क्या पैदावार कर सकते हैं, तो फसल को देखो।
इसमें मोटे अनाज क्या हो सकता है? मोटा अनाज। जब मोटा अनाज की बात हो गई तो उसमें अपन को मिल जाएगा एक तो मक्का, उसके बाद में एक मिल जाएगा उड़द, उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो है बाजरा। सर्वाधिक भारत में बोया जाता है और उत्पादन किया जाता है, जबकि भारत के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है और उत्पादन किया जाता है। किसका? बाजरा का। तो बाजरा की अगर अपन बात करें तो मक्का, उड़द और बाजरा ये मोटे अनाजों की गिनती में आते हैं। तो इस प्रकार से जब मोटे अनाज की बात कर दी फसल में, तो मोटा अनाज का मतलब हो गया मोटे जिनके बीज होंगे उनको मोटा अनाज के अंतर्गत रखा जाएगा, और मोटा अनाज के अंतर्गत मक्का, उड़द और बाजरा को रखा गया है। तो इनके लिए क्या है, लगभग 25 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। 20 से 25 सेंटीमीटर इतनी सी जो वर्षा हो जाती है, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, उनसे इनमें पैदावार की जा सकती है। और पश्चिमी राजस्थान अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रदेश में आने के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती, उस वजह से इन फसलों को चुना गया है। अर्थात इन फसलों के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होने के कारण ये सारी फसलें पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी भाग में अपन को मिल जाएगी। इस प्रकार से शुष्क या बलुई मिट्टी का विस्तार देखा गया। इसके बाद में अगर इसकी बात करें तो इसका जो अंग्रेजी नाम की बात करें अपन, इनसेप्टिसोल, कौन सी है? इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल मृदा कौन से भाग में मिलेगी? शुष्क भाग में। इसका वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश नाम की बात करें तो वो इनसेप्टिसोल मृदा के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार के अनुसार इसको इनसेप्टिसोल में रखा गया। अगला चेक करते हैं। अगली जो मिट्टी की बात करें अपन लोग, वो देखो भैया, वो है काली मिट्टी या ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल या काली मिट्टी की बात करते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय या अपक्षरण से हुआ। अपक्षय और अपक्षरण से, अपक्षय और अपक्षरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई मिट्टी है ये। इस मिट्टी में पोटास अपन को मिल जाएगा, कैल्शियम अपन को मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगा और कैल्शियम मिल जाएगा। इस मिट्टी में अपन को इनकी प्रधानता मिल जाएगी। उसके बाद में अगर इसमें देखें कमी, अगर इस मिट्टी में कमी की बात करें तो कमी की देखो भैया, इसमें अगर कमी की बात करें, काली मिट्टी में अगर कमी की बात करेंगे, काली मिट्टी में कमी की बात करते हैं अपन लोग तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और इसमें ह्यूमस जैसे तत्वों की क्या रहती है? कमी। कभी कभी वो पूछता है, क्या अधिकांश एग्जाम में यही पूछता है कि इस मिट्टी में कौन सा एलिमेंट मिलेगा या कौन सा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की मिट्टियों में मैंने सारे एलिमेंट आपको बता रहा हूँ। एलिमेंट बता दिए मैंने, इसमें कौन सी मिट्टी में क्या एलिमेंट मिल रहा है और कौन सी मिट्टी में कौन सा एलिमेंट नहीं मिलेगा। थोड़ी निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो वो भी मैं आगे बता दूंगा। कमी की बात करें तो ये हो गई। इसको भैया कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कैसी मिट्टी? कपासी मिट्टी। क्यों? इसमें कपास की खेती ज़्यादा होने के कारण इस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। इसके बाद में इस मिट्टी में सोयाबीन आप अच्छे प्रकार से उगा सकते हो। इसके बाद में इसमें मूंगफली भी आराम से हो जाती है। इसके बाद में
इसमें धान भी आराम से बड़ी आरामी से किया जा सकता है। इस प्रकार से इनकी खेती, इस क्षेत्र में सोयाबीन, मूंगफली और धान की खेती और कपास की खेती काली मिट्टी में आप आराम से कर सकते हैं। इसका एक नाम और है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी का मतलब हो गया, जब अपना ग्रीष्म काल का समय आता है, गर्मी का समय आता है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, और जब बरसात का समय आता है तो वो दरार भर जाती है। तो इस प्रकार इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, वो है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की बात अपन ने ये कर ली। इसके बाद में इसके निर्माण प्रक्रिया को और देख लेते हैं कि निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से दक्कन प्लेटू से या प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ये मालवा पठार का हिस्सा, हाड़ौती का पठार, इसका विस्तार की बात कर लें। अगर काली मिट्टी का विस्तार की ओर बात कर लेते हैं, काली मिट्टी के विस्तार की अगर अपन बात करें तो विस्तार को देखते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन चार राजस्थान के ज़िलों में इस मिट्टी का लगभग सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। काली आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नाम अगर मध्यम काली आ गया तो भी चलेगा, मध्यम काली। ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से आ गया तो ये टकाना है मध्यम काली। तो इस प्रकार की मिट्टी जो अपने राजस्थान में मिलेगी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलेगी, वो मिट्टी मिलेगी अपन को काली। और काली नहीं आया तो मध्यम काली, थोड़ा इसका कलर पीले टाइप में भी है, तो इस प्रकार से मध्यम काली है। इसमें किस और प्रकार के लोहांशों का भी इसमें योगदान है। इस प्रकार से अगर इस काली मिट्टी का काला रंग की अगर अपन बात करेंगे, काला रंग किस कारण से होगा? टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण। जैसे लाल मिट्टी का लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण होता है, वैसे काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। आगे बात समझ में, जिस प्रकार लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन लोह ऑक्साइड के कारण होता है या आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, इसी प्रकार से काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। आगे बात समझ में, कौन सा रंग है? टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग काला या ब्लैक सोयल कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगली की अगर अपन बात करें, काली मिट्टी में अगर और देखें, काली मिट्टी की और बात करें तो देखो, निर्माण की अगर बात करें, जैसे भैया ये मान लेते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, ये मान लेते हैं एस्थेनोस्फेयर, ये इसको कहते हैं दुर्बल मंडल। ये द्रवावस्था में रहता है। कोई सी भी चट्टानें यहाँ पर तरल अवस्था, आंशिक तरल अवस्था में, ठोस अवस्था में आपको यहाँ पर चट्टान नहीं मिलेगी। यहाँ का टेम्परेचर के कारण, इसकी बनावट के कारण एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल कहा जाता है। जब यहाँ से लावा का उद्गार होगा और धरातल पर इस प्रकार से प्रकट हो जाएगा, धरातल पर इस प्रकार से दोनों साइड प्रकट होने से इस प्रकार धरातल के दोनों साइड प्रकट हो जाएगा, और जब अंदर रहे ये ज्वालामुखी पाइप कहलाएगा। ये ज्वालामुखी पाइप, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार आ रहा है, जिसके सहारे, उसको ज्वालामुखी पाइप कहते हैं। ये इसका क्रेटर हो गया। ये क्रेटर जब इसका मुख बड़ा हो गया तो काल्डेरा कहा जाता है। और ये जो चट्टानें जमी हुई हैं इसको कहते हैं बेसाल्ट। कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट। इधर भी कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट। और जब ये इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है तो इसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? काल्डेरा शंकु। तो इसको क्या कहते हैं? काल्डेरा शंकु। तो इस प्रकार से एस्थेनोस्फीयर से जब लावा धरातल के बाहर प्रकट होता है और मैग्मा में रूप में जमा हो जाता है
तो इसको अंदर जो कहलाएगा वो तो कहलाएगा मैग्मा, और जो बाहर प्रकट हो जाएगा वो कहलाएगा लावा। जो मैग्मा धरातल के अंदर होगा तो मैग्मा कहलाएगा, और धरातल के बाहर आ गया वो कहलाएगा लावा। तो इस प्रकार से लावा के जमाव से दोनों तरफ जिस प्रकार से एक चट्टानों के रूप में जम जाता है उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। जब मैग्मा धरातल के बाहर प्रकट हो गया और लावा के रूप में जम गया तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, इसमें रवेदार चट्टानें बन जाएगी, रवेदार, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चट्टान बनेगी उसको क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान। तो इस प्रकार से जो हाडोती का पठार या प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण होता है जब बेसाल्टों पर अपक्षय अपक्षरण की अपक्षरण या अपक्षय की क्रिया हो गई या अपर्दन की क्रिया हो गई। इस प्रकार से कांट छांट से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसको कहेंगे काली मिट्टी या ब्लैक सोयल। उसको क्या कहेंगे, काली मिट्टी या ब्लैक सोयल। तो इस प्रकार से जो काली मिट्टी का निर्माण होगा वो निर्माण प्रक्रिया ये है भैया। इस प्रकार से काली मिट्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण या अपर्दन से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षरण या अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से कौन सी मिट्टी बन गई, काली मिट्टी। अगला देखते हैं। अगली बात करें जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सोयल। जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सोयल की बात करेंगे अपन लोग। अगली कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोयल्स। एलुवियल सोयल या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। थोड़ी मैं एनर्जी ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सोयल, देखो भैया जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई तलछट के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, या जल के साथ लाई बहकर आई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी या इसको कहते हैं रेगूर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या इसका नाम क्या हो गया, रेगूर मिट्टी, ठीक है। अगला देखते हैं इसका निर्माण की अगर अपन बात करें, नदियों के द्वारा तलछट के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों के द्वारा तलछट के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और यह नदियों के द्वारा जल के साथ बहकर लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद में यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद में अगर देखें तो यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह कैसी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। नदी बेसिन क्षेत्रों में, नदी बेसिन क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण होता है जहाँ पर नदी बेसिन होगी, जहाँ पर नदियों का प्रवाह क्षेत्र होगा, वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होगा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। अगला देखो, यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद में इस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया। इसके बाद में अगर देखें तो इस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया, एक इधर एक इधर। एक तो होती है बांगड़ मिट्टी या बांगड़ जलोढ़ मिट्टी, बांगड़ जलोढ़ मिट्टी।
एक होती है खादर जलोढ़ मिट्टी। अगर वो पूछ ले कि इन दोनों में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होगी, तो इन दोनों में से सर्वाधिक उपजाऊ की बात करें तो कौन सी हो गई? सर्वाधिक उपजाऊ खादर हो गई। कौन सी हो गई सर्वाधिक उपजाऊ? ये इससे कम उपजाऊ होती है। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है बांगड़ मिट्टी। निर्माण किस प्रकार से हो रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट दिया, बांगड़ मिट्टी और खादर मिट्टी। खाद देने की जरूरत नहीं है, उस मिट्टी क्या कहलाएगी? खादर। ये क्या कहलाएगी? बांगड़। जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ का पानी या नदियों में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ जाती है तो उसका पानी खादर तक पहुंचता है, तो हर बार लगभग वर्ष में एक दो बार बाढ़ आने से इस मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही बाढ़ का पानी आ गया, मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊंची मात्रा में, उसके बाद में जब दोबारा बाढ़ आ गई तो उस मिट्टी को बहा कर ले गई और एक नई प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो गया। उसको क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। बांगड़ किसी समय में यहाँ पर हो सकता है नदियों का पानी या नदियों में बाढ़ का पानी आया हो, लेकिन इसका निर्माण खादर से हुआ है। लेकिन जब नदी ने अपने प्राकृतिक तटबंधों को ऊंचा कर दिया गया तो बांगड़ क्षेत्रों में पानी बहुत कम मात्रा में जाता है, और जब नदी प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ देती है तो पानी खादर क्षेत्रों में, बांगड़ क्षेत्रों में चला जाता है। तो इस प्रकार से होता है। मान लेते हैं ये नदी प्रवाहित हो रही है, ये नदी का पानी इस प्रकार से जा रहा है। जो ये क्षेत्र बने हुए इनको कहेंगे प्राकृतिक तटबंध। प्रकृति के द्वारा या नदी ने अपने द्वारा ग्रहण किए गए प्राकृतिक कहलाते या नेचुरल कहलाते हैं। उसके बाद में ये प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ दिया और ये क्षेत्र कहलाता है बांगड़। ये क्षेत्र को या तो कहलाएगा खादर और ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? बांगड़। जब नदी ने प्राकृतिक तटबंधों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में वो चली गई प्राकृतिक बाढ़ वाले क्षेत्रों में, और ये क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान। ये क्या कहलाता है? बाढ़ का मैदान। जब बाढ़ के मैदानों में चली गई नदी तो उससे जो निर्माण हुआ उस मिट्टी का नाम हो गया बांगड़। उस मिट्टी का क्या नाम हो गया? बांगड़ हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांट दिया अपन लोगों ने, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की बात की और बात करते हैं। अगला देखो, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार की अगर बात करें अपन, अगर विस्तार की बात करें तो ये टोंक में भी मिल जाएगा, सवाई माधोपुर में भी मिल जाएगी, उसके बाद में ये लगभग भीलवाड़ा में भी मिल जाएगी, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में भी मिल जाएगी, उसके बाद में इसका विस्तार बांसवाड़ा में भी मिल जाएगा, उसके बाद में इसका विस्तार डूंगरपुर में भी मिल जाएगा, उसके बाद में इसका विस्तार धौलपुर में भी मिल जाएगा, उसके बाद में इसका विस्तार करौली में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जलोढ़ मिट्टी में देखें, ये विस्तार की बात हो गई। और इसको भी ध्यान में नहीं रखें, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जहाँ पर नदियों का प्रवाह ज़्यादा है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में इस मिट्टी का निर्माण होगा। और राजस्थान के इन किन जिलों में जहाँ पर नदियों का प्रवाहित क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण ज़्यादा होगा। और यह मिट्टी रेगूर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगली बात की देखें, इसमें देखो प्रधानता की अगर अपन बात करें, नदियों के द्वारा जो चूना लाया, चूना भरपूर मात्रा में मिलेगा इसमें, इसके बाद में फास्फोरस मिल जाएगा इसमें, इसके बाद में पोटास भी अपन को मिल जाएगा, इसमें कुछ मात्रा में ह्यूमस भी मिल जाएंगे। लिख दिया कुछ मात्रा, क्या लिखा? कुछ मात्रा। तो इसमें ह्यूमस तत्वों की कुछ मात्रा मिलेगी। सर्वाधिक मात्रा पीट या दलदल मिट्टी में मिलती है। पीट या दलदली मिट्टी लगभग कितनी रहती है? 40%। क्या रहते हैं? ह्यूमस तत्वों की प्रधानता रहती है।
तो इस मिट्टी में लगभग थोड़ी बहुत मात्रा में जलोढ़ मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी में हुमस तत्वों की मात्रा कुछ मात्रा में मिलेगी, ज़्यादा मात्रा अपन को मिलेगी नहीं। पीट या दलदली मिट्टी जो कोस्टल क्षेत्र है, जो कोस्टल रीजन है, जो महासागरों के आसपास के रीजन है, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी का पीट या दलदली मिट्टी का निर्माण ज़्यादा होगा। वहाँ पर हुमस तत्वों की लगभग 40% तक प्रधानता रहती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में कुछ हद तक मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कुछ तक मिलेंगे। उसके बाद में इसमें देखें, अगर इसमें कमी की बात करें, कमी की अगर अपन बात करें, कमी देखो, कमी वही नाइट्रोजन की मिल जाएगी। इसमें किसकी कमी मिलती है इस मिट्टी में? नाइट्रोजन जैसे तत्वों की क्या मिलती है? कमी मिलती है। तो ये किसकी बात हो गई? जलोढ़ मिट्टी की बात हो गई। अगला देखो, अगला देखते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी अपन को इसके विस्तार की बात करें, अगर लवणीय मिट्टी का विस्तार देखें तो ये मिलेगी जालोर और बाड़मेर। कहाँ मिलेगी? जालोर और बाड़मेर में। कारण क्या रहेगा? कारण की बात करें, कच्छ के रण का, कच्छ के रण के पास होना, क्या होना? कच्छ के रण के क्या होना? पास होना। देखो कारण में क्या रहेगा। लवणीय मिट्टी की बात करते हैं, लवणीय मिट्टी अपन को मिलेगी जालोर और बाड़मेर में। यहाँ पर जो गुजरात वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक कच्छ का रण है। कच्छ के रण से जो लवणीय क्षेत्र जो महासागर के पास से, वहाँ से हवाओं के द्वारा, हवाओं के साथ में जो मिट्टी उड़ाकर लाई जाती है, जालोर और बाड़मेर वाला क्षेत्र गुजरात के पास में पड़ने के कारण इस क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार हो जाता है, इसलिए इसको लवणीय मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद में इसमें सर्वाधिक तत्व किसके मिलेंगे? सर्वाधिक तत्व की या प्रधानता की बात करें, सर्वाधिक तत्व एलिमेंट की बात करें तो इसमें मिलेंगे सोडियम क्लोराइड। कौन से तत्व सर्वाधिक मिलेंगे इसमें? सोडियम क्लोराइड। कौन से तत्व सर्वाधिक मिलेंगे? वो मिलेंगे सोडियम क्लोराइड। कमी की बात कर लेते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं? कमी। अगला देखो, कमी की बात करते हैं। कमी, कमी इसमें रहेगी वही नाइट्रोजन की कमी। इसमें नाइट्रोजन के बाद में वही फास्फोरस की कमी है, वही पोटास की इसमें कमी है। इन तत्वों की क्या है इस मिट्टी में? कमी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से इस मिट्टी की इसमें क्या कही जाएगी? कमी पाई जाएगी। इस मिट्टी में इसकी क्या पाई जाएगी? होगी, इस मिट्टी में क्या पाई जाएगी? इसमें कमी पाई जाएगी। अगला देखो, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन की अगर अपन बात करें, एफ बुकानन ने किया था। लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन एफ बुकानन ने किया था लगभग 1905 के लगभग। लेटेराइट मिट्टी लेटर सबसे बनी है, लेटेराइट मिट्टी लेटर सबसे बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मिट्टी लेटर सबसे बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। अर्थात यह मिट्टी गीली सूखने के बाद में ईंट के समान हो जाती है और इसको गीली करने पर मुलायम बिल्कुल मक्खन के समान, और सूखने के बाद में बिल्कुल कैसी हो जाती है? ईंट के समान कठोर हो जाती है। इस मिट्टी की अगर अपन बात करें तो यह मिट्टी लगभग बांसवाड़ा की तरफ मिल जाएगी, डूंगरपुर की तरफ मिल जाएगी,
चित्तौड़गढ़ की तरफ मिल जाएगी और भीलवाड़ा की तरफ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस मिट्टी का विस्तार देखा गया। तो इस मिट्टी लेटेराइट की बात करें, सर्वप्रथम अध्ययन एफ बुकानन ने किया था 1905 में। लेटेराइट मिट्टी लेटर सबसे बनी जो ईंट के समान, इसका अर्थ होता है ईंट। इसका विस्तार की अगर बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मिलेगा। इसके बाद में इसमें सर्वाधिक तत्वों की बात करें अपन, लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक तत्व या सर्वाधिक एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें लोहा पाया मिलेगा। कौन सा तत्व मिलेगा? लोहा। इसके बाद में एक तत्व और मिलेगा इसमें एल्यूमिनियम। एक तत्व कौन सा मिलेगा? एल्यूमिनियम। ये दो तत्व इसमें लेटेराइट मिट्टी में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि इस मिट्टी में कमी की अगर अपन बात करें, कमी को देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन की। इसके बाद में इस मिट्टी में पाई जाती है फास्फोरस की। इसके बाद में इस मिट्टी में पाई जाती है पोटास की। तो इस प्रकार से इसकी कमी और इसकी सर्वाधिक वृद्धि लोहा और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की सर्वाधिक रहती है, जबकि कमी की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो ये मिट्टियों की बात की थी अपन ने। तो इस प्रकार से ये मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया था। अगर एक मिट्टी को और देखें तो देखो भैया, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी की बात करें, जहाँ पर लाल शब्द आ गया, जहाँ पर लोहा और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की क्या रहेगी? प्रधानता रहेगी। लाल पीली मिट्टी की बात हो गई। वैसे होती लाल मिट्टी है ये। जब इसमें पानी देते हैं तो इसका कलर चेंज होकर पीली टाइप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से लाल मिट्टी और लाल पीली का विस्तार हो गया। इसका विस्तार भी लगभग भीलवाड़ा की तरफ अपन को मिल जाएगा या चित्तौड़गढ़ की तरफ मिल जाएगा। अरावली के पर्वत पदीय क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार हो जाएगा। और इसके बाद में वही लोहान जैसे तत्वों की क्या रहेगी? इसमें अधिकता रहेगी। एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की क्या रहेगी? इसमें अधिकता रहेगी। और इसके कमी की अगर अपन बात करें तो कमी अपने राजस्थान या भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की क्या रहेगी? इसमें कमी रहेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्वों की कमी रहेगी। और लाल पीली मिट्टी में लोहांश और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की क्या रहेगी? प्रधानता रहेगी। उसके बाद में अब अपन कल टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की बहु उद्देश्यीय परियोजना। अब अपन कल मिलेंगे इस टॉपिक के बाद में। तो कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की बहु उद्देश्यीय परियोजना है। ठीक है।